हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस के यूट्यूब चैनल पे हमारी एनसीईआरटी साइंस सीरीज चल रही है। 8th क्लास के 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज है हमारा 7th चैप्टर, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। देखिए, अगर हम बात करें जो हमारी मटेरियल्स हैं या कंडीशंस हैं जो हमारी नेचर में अवेलेबल हैं और जिनको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट इन द सेंस हम उनको यूज़ कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वो हमारे क्या कहलाते हैं? रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन। तो इन्हीं संसाधनों के बारे में हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। और जो प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, उनमें प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि पौधे और जंतु जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानव जाति के अस्तित्व के लिए और अच्छी तरीके से रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन आज इन जीवों का जो अस्तित्व है वो क्या हो रहा है? खतरे में है। तो इन सब जीव जंतुओं को, पौधों को बचाने की, कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो अगर हम अपना सर्वाइवल चाहते हैं, तो हमें इन प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना ही होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम अपने इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि बायोडाइवर्सिटी, जिसे आप हिंदी में कहते हैं जैव विविधता, होती क्या है। हालांकि पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस टर्म को। तो जैव विविधता यानी कि जीवों की विविधता। जीव यानी कि जो तरह तरह का जीवन जो हमारी अर्थ पर अवेलेबल है, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ, यानी कि हमारी अर्थ के ऊपर जो तरह तरह का जीवन हमें मिल रहा है, वेदर दीज आर प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स, वॉट एवर इट इज। मेराइन एनिमल्स हैं, लैंड पर पाए जाने वाले टेरेस्ट्राइल हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, जो भी तरह का जीवन हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है, वो सब क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, यानी कि ह्यूमन बीइंग के जीवन के लिए, उसे अपने सर्वाइवल के लिए, बने रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या है? इन प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, क्योंकि हम अल्टीमेटली किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स पर। तो इन्हीं चीज़ों को हमें आज कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो कंजर्वेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संरक्षण, होता क्या है? संरक्षण मतलब प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल यूज ऑफ अ रिसोर्स। किसी भी रिसोर्स का अगर हम अननेसेसरी यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं हम, तो उसे रोकना, उसे प्रिवेंट करना, वही हमारा क्या कहलाता है? कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो जैव विविधता का जो संरक्षण है, उसके बारे में हम पढ़ें अगर, तो ओवर द ईयर्स द डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज बीन quite active. This is happening as a result of the habitat loss, excessive exploitation of resources, climatic changes, disease, pollution, पोचिंग ऑफ एनिमल्स एट्सेट्रा। यानी कि ये सब जो चीज़ें हैं जो हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन हम कर रहे हैं, जिनकी वजह से जो हैबिटेट लॉस हो रहा है, यानी कि आवाज़ जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं हमारे पौधों के लिए, हमारे जंतुओं के लिए, और मौसमी परिवर्तन हो रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, तरह तरह की जो बीमारियां फैल रही हैं, और हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं या जो नेचुरल कॉजेज़ हैं, उनकी वजह से पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि ये जो स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म होने को हो गई हैं। पोचिंग है, यानी कि जो घात लगाकर जो जानवरों का शिकार किया जाता है उसे हम पोचिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो क्या कर रही हैं? बायोडाइवर्सिटी को डिप्लीट कर रही हैं, ठीक है, खत्म कर रही हैं, डिग्रेड कर रही हैं। इन ऑर्डर टू करेक्ट दिस सिनेरियो, और इस सिचुएशन को सही करने के लिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हैज़ बीन मेजरली स्ट्रेस्ड बाय गवर्नमेंट्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और इस स्थिति से बचने के लिए, इस स्थिति को सुधारने के लिए जो हमारी सरकारें हैं और जो हमारी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, इन सब ने जैव विविधताओं के संरक्षण को एक अहम मुद्दा बनाया है कि ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और इनका कंजर्वेशन, संरक्षण करना हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी कंटेक्स्ट में इन मई 2019 the Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBS)
ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2019 में का ही है ये। रिलीज इट्स ग्लोबल असेसमेंट आइडेंटिफाइंग द मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड वाइड, यानी कि मई 2019 के अंदर ये जो संस्था है IPBES, इसने क्या किया है, जो वर्ल्ड वाइड बायोडाइवर्सिटी को जो थ्रेट्स हैं, खतरे हैं, उनको जारी किया है, बताया है कि किस तरीके से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो आज खतरे में पहुंच रही है। It explicitly noted that human population growth is an indirect driver of biodiversity loss and states, ठीक है, biodiversity loss and state। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई, इसमें ये बताया गया कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, यही जो है एक इनडायरेक्ट ड्राइवर है, एक इनडायरेक्ट क्या हम कहेंगे यहाँ पे इसको बढ़ाने वाला फैक्टर है बायोडाइवर्सिटी लॉस को। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या होगा, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, जगह जो जंगल हैं उनको काटेंगे, जानवर जो हैं उस जगह से, पौधे जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वहाँ से उनका हैबिटेट लॉस होगा। जब हैबिटेट लॉस होगा तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। जो अपोजिट कंडीशन में सर्वाइव कर पाएंगी दैट इज़ ओके, लेकिन जो नहीं कर पाएंगी वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, है ना। तो ये बायोडाइवर्सिटी डिप्लीट हो गई। इसी के साथ साथ हम अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जो हम आजकल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, जो हम एनर्जी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम पॉल्यूटेंट्स जनरेट कर रहे हैं, ये सब भी क्या कर रहे हैं, हमारे इस नेचर को हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसी वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। Healthy ecosystem, interdependent webs of living organism and their physical environment are vital to all life on earth, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। एक जैसे हम फूड वेब की बात करते हैं, हमने फूड चेन पढ़ा है ना, जिसमें हम प्रोड्यूसर्स को पढ़ते हैं, कंज्यूमर्स को पढ़ते हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स कौन है, ये यही तो हैं, प्लांट्स ही तो हैं, और कंज्यूमर्स इन पर डिपेंड करते हैं। तो ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स की जब हम एक चेन देखते हैं तो एक वेब है, यानी कि अगर इस चेन में से एक भी हिस्सा अगर हट गया बीच में से तो पूरा का पूरा जो वेब है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि हमारी अर्थ पर लाइफ को बनाए रखने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है, इस बायोडाइवर्सिटी का बने रहना बहुत ज़रूरी है। आर ecosystem provide us with clean air, fresh water, food, resources and medicines. Throughout Earth's history, healthy ecosystems have usually been resilient enough to adapt to gradual environmental changes. यानी कि जब हम अपना इतिहास देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम देख रहे हैं कि शुरू से ही जो मानव है वो किस पर डिपेंडेंट रहा है, वो प्रकृति पर डिपेंडेंट रहा है। और जैसे जैसे हम अपने इकोसिस्टम को ख़राब करते गए हैं, अनहेल्दी बनाते गए हैं, तो धीरे धीरे जो एनवायरमेंटल चेंजेस हुए हैं वो हमारे को ही अल्टीमेटली इफ़ेक्ट करने लग गए हैं। ठीक है, चलिए अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एम जो अगर हम देखें, बेसिकली एम्ड एट प्रोटेक्शन, यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रोटेक्शन, एनहांसमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। सिर्फ उनको बचा के रखना ही नहीं है, उनको मैनेज करना, उनको प्रोटेक्ट करना और उनकी वृद्धि करना, यानी कि उनकी बढ़ोतरी होना भी इसी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का उद्देश्य है। टू बी प्रिसाइज, मैनेज इट एट इट्स थ्रेशोल्ड लेवल एंड एक्वायर सस्टेनेबल बेनिफिट्स बोथ फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉपुलेशन। यानी कि इस कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर इन चीज़ों को इस तरीके से, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को इस तरीके से मैनेज करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्वायर करना कि आज के साथ साथ भविष्य की ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके। ऐसा नहीं कि हम स्टोर करके रखें, नहीं भी भविष्य के लिए यूज़ करना है हमें तो, और आज की ज़रूरत को हम ध्यान ही ना रखें ना। दैट इज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल बेनिफिट्स, यानी कि सस्टेनेबल मतलब क्या होता है, यही कि हम आज की ज़रूरतों को भी पूरा करें और साथ ही भविष्य की ज़रूरतों का भी ध्यान रखें। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हैज़ 3 प्राइम ऑब्जेक्टिव। जो मेन ऑब्जेक्टिव है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के वो क्या है, देखिए, मेंटेन क्रूशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एज वेल एज लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको मेंटेन करना
प्रिजर्व द वैरायटी ऑफ स्पीशीज, जो स्पीशीज हैं, जातियां हैं अलग अलग पौधों की, जानवर की, उन सबको संरक्षण करना, बचाए रखना। एंड मेक सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड स्पीशीज, यानी कि जो भी हमारा इकोसिस्टम है और जो भी स्पीशीज हैं उनको सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन को देखना, यानी कि वही चीज बार बार आ रही है कि आज की जरूरतों को, भविष्य की जरूरतों को ध्यान रखते हुए आज के समय की जरूरतों को भी पूरा करना, एक ऐसा प्लान बनाना जिससे हमारी जरूरतें आज के भी पूरी हो सके और भविष्य के लिए भी हम उन्हें बचाए रख सके। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो रहा है सबसे ज़्यादा, जो हमने देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हो रहा है, साथ ही साथ जो फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन है, जब पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो अपने सेटलमेंट के लिए क्या करेगी, वो डिफॉरेस्टेशन करेगी, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन यानी कि वनों का हटा देना, वनोन्मूलन। तो वनोन्मूलन क्या है, जो हम जीवों का अस्तित्व खतरे में हम बात कर रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा कारण है एक वनोन्मूलन। और वनोन्मूलन का अर्थ अगर हम जानना चाहें तो यह है वनों को समाप्त करने पर जो हमें भूमि मिली है उसको अलग कार्यों के लिए, दूसरे कार्यों के लिए उसको यूज करना, मीन्स क्लियरिंग द फॉरेस्ट, जंगलों को साफ करना, एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर दी अदर पर्पजेज। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पजेज मेंशन्ड बिलो। पेड़ क्यों काटे जाते हैं? प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, यानी कि कृषि के लिए अगर भूमि हमें चाहिए तो हम जंगलों को काटेंगे, घरों के लिए, कारखानों का हमें बनाना है, निर्माण करना है तो हम जंगलों को काटेंगे, फर्नीचर बनाने के लिए या ईंधन के रूप में यूज़ करने के लिए जब हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, जंगलों को काटेंगे। और इसके अलावा जो है ये तो हुआ ह्यूमन। चलिए हम इसको देख ही लेते हैं एक बार को, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो वनोन्मूलन है इसके कारण क्या है, ये तो हमने देख लिया कि लकड़ी हमें किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरत आती है, पड़ती है, प्राइमरी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो अब जो कॉजेज हैं उनको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो कैटेगरीज में हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आएगा यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो अमंग डायरेक्ट कॉजेज आर नेचुरल कॉजेज, जैसे हरिकेन्स हैं, फायर्स हैं, पैरासाइट्स हैं, फ्लड्स हैं, ये नेचुरल कॉजेज हो गए। जैसे तूफान आ जाए, आग लग जाए, या कोई पौधों में या कोई जानवरों में कोई कीड़ा लग जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, ये सब क्या हो गए, नेचुरल कॉजेज हो गए। और वहीं ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि मानवीय जो क्रियाकलाप है, जैसे एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, कृषि को बढ़ावा देना, कैटल ब्रीडिंग है, टिम्बर एक्सट्रैक्शन है, यानी कि लकड़ी जो है उसको काटना और इसको व्यापार के तौर पर इसका यूज़ करना, जैसे टिम्बर हम जानते हैं फर्नीचर के लिए यूज़ की जाती है, माइनिंग के लिए जंगलों को साफ करना, ऑयल एक्सट्रैक्शन है, निकालना, तेल निकालना, डैम कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो ये सब क्या हो गई, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि मानवीय क्रियाकलाप। और यहीं अगर हम इनडायरेक्ट कॉजेज की बात करें तो इनसफिशिएंट पॉलिटिकल एक्शंस एंड गवर्नेंस फेलियर एज इनएडिक्वेट लैंड टेन्योर सिस्टम, करप्शन, रॉन्ग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टमेंट्स, political and socio-economic causes as population growth, military conflicts and climatic changes। हालांकि जो क्लाइमेटिक चेंजेस होगा ये हमारा नेचुरल के अंदर ही आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इनडायरेक्ट कॉज इसको कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो जाने से वहाँ का जो वेजिटेशन है या वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी अगर उस चेंज को वो अडॉप्ट नहीं कर पाती है तो, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, हमारे इनडायरेक्ट कॉजेज हो गए, क्लियर। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो फेल हो जाती है प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करने में, जो पॉलिटिकल एक्शन से इनसफिशिएंट रहते हैं, नहीं लिए जाते हैं, एक्शंस नहीं लिए जाते हैं, करप्शन है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये सारे क्या आ जाएंगे हमारे इनडायरेक्ट कॉजेज। अब कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो वनोन्मूलन है इसके प्रभाव क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे। तो सॉइल इरोजन है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स हैं, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर साइकिल। तो ये सब टर्म्स भी हम पहले पढ़ चुके हैं। सॉइल इरोजन, जैसे जंगल साफ हो जाएंगे तो हम जानते हैं पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, है ना, ये जो जड़ें हैं इस तरीके से, तो जड़ें क्या करती है, मिट्टी को बांध के रखती हैं, तो मिट्टी जो होती है यहाँ पे टाइटली पैक्ड होती है। लेकिन सपोज यहाँ पर ये पौधा नहीं होगा तो ये लूज होगी, और जब भी हवा और पानी, ढीली मिट्टी होने के कारण, लूज होने के कारण जो मिट्टी है वो इजीली पानी और हवा के फोर्स के साथ बहती चली जाएगी, जिसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन।
लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अब जब हम जंगलों को काट देंगे तो वहाँ रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। जब फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, पेड़ पौधे नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे, तो जंगल जो पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं, जब पानी अगर सपोज बाढ़ आ जाती है, पानी का फ्लो है, इस फ्लो को क्या करते हैं, एक ऑब्स्टिकल का काम करते हैं, यहाँ पर उस फ्लो को कम कर देते हैं, रोक देते हैं, और साथ ही जो पानी है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, जिससे जो फ्लो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। और वहीं अगर ये एक तो रीज़न हो गया, फ्लड्स भी आ सकती हैं, दूसरा ड्रॉट्स यानी कि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो रेनफॉल का इफेक्ट होगा, रेनफॉल नहीं हो पाएगा और सूखा भी पड़ जाएगा। और इन्हीं सब वजहों से क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हम पढ़ रहे हैं वो हो रही है, और वाटर साइकिल जो है वो सारा डिस्टर्ब हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये सारे कंसिक्वेंसेज हो जाएंगे हमारे डिफॉरेस्टेशन के। अब हम बात करते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे इससे बायोस्फीयर से रिलेटेड कैसे है। बायोस्फीयर क्या होता है, जैव मंडल जिसे हम कहते हैं। तो देखिए हमने अलग अलग स्फीयर्स पढ़े हैं, एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा है, लिथोस्फीयर हमने पढ़ा है, हाइड्रोस्फीयर हमने पढ़ा है, और वहीं एक स्फीयर होता है बायोस्फीयर जिसे हम हिंदी में कहते हैं जैव मंडल। तो जैव मंडल क्या है, जो आगे के हमने 3 मंडल पढ़े हैं, इन तीनों मंडलों का जो हम कह सकते हैं ट्रांजिशन जोन होता है उसे ही हम क्या कह रहे थे, बायोस्फीयर, जैव मंडल। तो बायोडाइवर्सिटी इज द डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स एंड एनिमल्स विच एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, ये हम पढ़ ही चुके हैं। द बायोस्फीयर इज वेयर ऑल दोज एनिमल्स लिव, और बायोस्फीयर क्या हो गया, जहां ये सारे जीव जंतु पौधे हैं जो रहते हैं। बिकॉज बायो मीन्स लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड स्फीयर मीन्स समथिंग रिजेंबलिंग अ स्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या हो गया, एक स्फीयर जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। तो अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम जानते हैं कौन कौन से हैं, फ्लोरा एंड फोना यानी कि पौधे और जंतु। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फोना। अब आपको फ्लोरा एंड फोना मैंने याद करना बताया, फ्लोरा फ्लावर्स, फूल, तो प्लांट्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्लोरा, और जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फोना। अब ये जो फ्लोरा फोना है या जितने भी बायोटिक जो और अबायोटिक ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, फैक्टर्स हैं, ये सब जहाँ रह रहे हैं आपस में इंटरडिपेंडेंट है, उस पूरे सिस्टम को हम क्या कह देते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र जिसे आप कहते हैं। सो द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। ठीक है, बेसिक टर्म्स हैं, बहुत बार पहले भी हम पढ़ चुके हैं। द बायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम आर प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, व्हाइल द अबायोटिक फैक्टर्स आर क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, एयर, सॉइल, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा। ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे अबायोटिक फैक्टर्स। अब यहाँ पर हम कुछ स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो स्पीशीज हैं, जो हमने प्लांट्स और एनिमल्स को कहा कि हमने ये स्पीशीज जो है कहीं कहीं पर ख़त्म हो रही हैं, कुछ खतरे में हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करें। यहाँ पर हम सिर्फ एनिमल्स नहीं, स्पीशीज हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो वेदर दीज आर प्लांट्स और एनिमल्स, फ्लोरा एंड फोना, हम इकट्ठी बात करेंगे। तो एंडेंजर्ड, डेंजर मतलब खतरा, तो वो स्पीशीज जो खतरे में है, यानी कि अगर हमने उन पर ध्यान नहीं दिया तो वो डिमिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्शन हो जाएगा उनका, तो वो स्पीशीज क्या कहलाती हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं, जो खतरे में है, जो खत्म हो सकती हैं, उन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज। जैसे ब्लू व्हेल हम पढ़ते हैं, ओके, ब्लू व्हेल है, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हम पढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। इसके अलावा एशियाटिक वाइल्ड एस है, एशियाटिक लायन है, इंडियन राइनोसेरस है, ये सब क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, यानी कि खतरे में है अगर हम इनको नहीं बचाएंगे तो। एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं, एंडेमिक स्पीशीज मतलब क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजातियां, विशेष क्षेत्र प्रजातियां। ठीक है, तो स्पीशीज of living organisms that are found only in a particular area, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, एंडेमिक स्पीशीज, यानी कि जो पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेंगी। जैसे अगर हम देखें बीजन की हम बात करें, या इंडियन जायंट स्क्वायरल है, या फ्लाइंग स्क्वायरल है, उड़न गिलहरी,
तो ये कहाँ मिल रही, पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, तो ये क्या कहलाएंगी, हमारी एंडेमिक स्पीशीज। इसी तरीके से एक्सटिंक्ट है, extinct species are those species who were present in the past but now they have completely vanished, जो कभी हमें मिलती थी लेकिन आज जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुकी हैं, तो उन स्पीशीज को हम क्या कह देते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक है, अब यहीं पर एक और टर्म हमारे पास आती है, माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, वो आपने देखा होगा जब भी सीजन चेंज होता है तो बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो पर्टिकुलर टाइम पर जो है, जो क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, तो उन्हीं पक्षियों को हम क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। हिंदी में आप इन्हें कहेंगे प्रवासी पक्षी। ठीक है, यानी कि जो अपोजिट क्लाइमेटिक कंडीशन में अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ब्रीडिंग के लिए, तो उन बर्ड्स को हम क्या कह देते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस इन दैट एरिया, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया से जो है ये क्या कर जाते हैं, क्लाइमेट चेंज होने के कारण, यानी कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन एडवर्स हो या अपनी ब्रीडिंग के लिए सेफर प्लेस की तलाश में चले जाते हैं, और अपने जो न्यू जनरेशन्स हैं उनकी फीडिंग के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या है, ये जो है चले जाते हैं इधर अलग अलग जगहों पर, दूर जगहों पर ये चले जाते हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन्स मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ना, साइबेरियन क्रेन। तो साइबेरियन क्रेन हमने देखा है, ये साइबेरिया से कितनी दूरी कवर करती हुई जो है, लगभग 17,000 किलोमीटर ये कवर करती हुई जो राजस्थान का भरतपुर बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर ये आ जाते हैं। ठीक है, भरतपुर में और भी कई जगह देखी जाती हैं, लेकिन मेनली जो भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पर इनको देखा जा सकता है। इसी तरीके से जो आर्कटिक टर्न्स हैं वो भी हर साल माइग्रेट करती हैं, आर्कटिक टर्न्स। ठीक है, आर्कटिक टर्न्स जो है ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ टर्न करती हैं, नॉर्थ टू साउथ पोल ये माइग्रेट कर जाती हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी कुछ स्पीशीज। अब हम बात करते हैं कि कंजर्वेशन जरूरी क्यों है। देखिए सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब हमने पढ़ लिया कि कंजर्वेशन के क्या क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो उन्हीं कंसिक्वेंसेज को रोकने के लिए ही तो हमें जरूरत है ना कंजर्वेशन की। तो जो जंगल है या वाइल्ड लाइफ है उसकी कंजर्वेशन की जरूरत हमें क्यों है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। वी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर आवर सर्वाइवल, फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ टू द वुड वी यूज, है ना। हर छोटी से छोटी चीज के लिए हम जंगलों पर या जो वाइल्ड लाइफ है उस पर डिपेंड करते हैं। Besides providing habitats for animals and livelihoods for humans, forests also offer watershed protection, prevent soil erosion and mitigate climate change। यानी कि ये सभी फायदे हैं। सिर्फ हवा जो हम सांस ले रहे हैं या लकड़ी जो हमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है और जो हैबिटेट्स अवेलेबल करवाते हैं, लाइवलीहुड है ह्यूमन के लिए वो अवेलेबल करवाते हैं, जो वाटरशेड प्रोटेक्शन है, सॉइल इरोजन से हमें बचाते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं और जो क्लाइमेट चेंज है इसको रोकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट की। और इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ की हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ क्या करती है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है नेचर का उसको मेंटेन करती है। किलिंग ऑफ कार्निवोरस लीड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हार्बीवोरस। अगर जैसे हम कहें हम जंगली जानवरों को मार दें, उनका हमारे लिए क्या काम है, लेकिन अगर हम जंगली जानवरों को मार देंगे तो हार्बीवोरस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और जो हार्बीवोरस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो जंगलों को ख़त्म करेंगे। और इस तरीके से जो हम बात कर रहे हैं कि एक से दूसरे पर डिपेंडेंसी है के कारण एक जो वेब बना हुआ है वो सारा जो वेब है नेचुरली वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दस ड्यू टू लैक ऑफ फूड इन द फॉरेस्ट दे कम आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट एग्रीकल्चर लैंड एंड डिस्ट्रॉय आवर क्रॉप्स। ठीक है, और अब हम देखें ये वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कैसे किया जा सकता है। डेवलपिंग प्रोटेक्टिव एरिया सच एज नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। यानी कि इन तरीकों से हम जो वाइल्ड लाइफ है इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो हम नेशनल पार्क के बेस पर करें, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डेवलप करें, या जो नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही हम उनको प्रोटेक्ट करें। द एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीशीज
can be kept in captivity in places such as zoos and breed to increase their population। और यहाँ पर भी जो vulnerable species हैं, जो सुभेद्य हैं, यानी कि जो खतरे में है और बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति में है, जो जल्दी से ही खत्म होने वाले हैं, उन स्पीशीज़ को प्रोटेक्टिव जोन्स में जैसे जूज में रखा जा सकता है, उनकी ब्रीडिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं या जूस की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो इन सब के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। A protected area is a clearly defined geographical space recognized, dedicated and managed through legal or other effective means to achieve the long-term conservation of nature with associated ecosystem services and cultural values। यानी कि एक ऐसे एरिया, पर्टिकुलर एरिया को, जियोग्राफिकल स्पेस को आइडेंटिफाई किया जाता है और वहाँ पर पूरा मैनेजमेंट बिठाया जाता है, मतलब पूरा सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है, लीगल एक प्रोसीजर हो जाता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और लंबे समय तक उस एरिया को जो नेचर और हमारा इकोसिस्टम सर्विसेज हैं या जो कल्चरल वैल्यूज हैं, उन सब के कंटेक्स्ट में उसको कंजर्व किया जाता है। ठीक है, वो हमारा कहलाता है प्रोटेक्टेड एरिया। क्लियर? तो अगर इंडिया में अगर हम प्रोटेक्टेड एरियाज को देखें तो ये हमारे सामने है। इन इंडिया देयर आर 4 categories of protected areas constituted under the provisions of Wildlife Protection Act 1972। तो जो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत भारत के अंदर 4 कैटेगरीज के में प्रोटेक्टेड एरियाज को डिवाइड किया गया है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, और इसके अलावा अगर हम देखें तो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो चलाए गए हैं अलग अलग जानवरों के, वो भी प्रोटेक्शन के अंदर ही इंक्लूड किए गए हैं। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले नेशनल पार्क्स की बात करें तो इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936 एज हेली नेशनल पार्क, और आज इसे क्या कहा जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अगर हम नेशनल पार्क की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एन एरिया वेदर विद इन अ सेंचुरी और नॉट कैन बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी constituted as a national park by reason of its ecological, faunal, floral, geomorphological or zoological association or importance needed to for the purpose of protecting and propagating or developing wildlife therein or its environment। यानी कि एक एरिया को जहाँ की राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उस पर्टिकुलर एरिया को डिमांड की जाती है कंजर्व करने की, जहाँ के इकोलॉजिकल सिस्टम को हम देखें, एनिमल्स को हम देखें, फ्लावर्स को हम देखें, वहाँ की जो जियोमॉर्फोलॉजी है या जूलॉजिकल एसोसिएशन है, इन सब की इम्पोर्टेंस को देखते हुए, एनवायरमेंटल इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए उस पर्टिकुलर एरिया को जो है सेफ जोन घोषित कर दिया जाए, तो वही हमारा क्या कहलाता है, नेशनल पार्क। चलिए अगली हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यहाँ अगर हम नेशनल पार्क्स की सिंपल एक डेफिनेशन में अगर हम पढ़ना चाहें तो नेशनल पार्क्स आर प्रोटेक्टिव एरिया रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। सिंपल सी अगर हम लैंग्वेज में पढ़ना चाहें तो ये जो हमारा पर्टिकुलरली वाइल्ड लाइफ है उनके बेटरमेंट के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए जब हम रिजर्व करवा देते हैं पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव एरिया को, वो हमारा क्या कहलाता है, नेशनल पार्क। इन सच एरियाज एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी लाइक फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग और कल्टिवेशन आर नॉट परमिटेड एंड प्राइवेट ऑनरशिप इज ऑल्सो नॉट अलाउड। यहाँ कोई प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होती है। एनी हैबिटेट मैनिपुलेशन एक्टिविटी इज नॉट अलाउड इन नेशनल पार्क एंड द नंबर ऑफ, यहाँ पर अगर हम देखें हमारे देश में जो नेशनल पार्क्स हैं कितने, इन आर कंट्री देयर आर 110 टोटल, 110 नेशनल पार्क्स आर देयर। एंड कुछ हम अगर देखें जैसे कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ये भी मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा है असम के अंदर, नागरहोल नेशनल पार्क है कर्नाटका में, रणथंभौर राजस्थान में, गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, जिम कॉर्बेट है उत्तरांचल में। तो ये कुछ हमारे जो हैं नेशनल पार्क है, मुख्य मुख्य नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया comprised within any reserve forest
or the territorial waters which is of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural or zoological significance. The sanctuary is declared for the purpose of protecting, propagating or developing wildlife or its environment. यानी कि यहाँ पे जो है एनिमल्स को ही सिर्फ जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है और इन एरियाज में हार्वेस्टिंग टिम्बर की या कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ये अलाउड होते हैं एक लिमिट तक, ठीक है, आर अलाउड सो लॉन्ग एज दीज एक्टिविटीज डू नॉट इंटरफेयर विद द वेलबींग ऑफ एनिमल्स। यानी कि जहां तक ये एक्टिविटीज उस एरिया में रहने वाले वाइल्ड लाइफ को हार्म नहीं पहुंचाती उस हद तक ही ये एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर किलिंग, पोचिंग हम कहें या कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती हैं। और अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो लगभग 543 यहाँ पर हमारे पास आ गया 550, यस इंक्रीज हो गई हमारे पास 551 जो है हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और अगर हम देखें कौन कौन सी हैं, जैसे जल्दापोना है ये वेस्ट बंगाल के अंदर, यहाँ पर हम देखते हैं राइनोसेरोस, एलिफेंट, टाइगर, डियर, सांभर, इन सब को रोका जाता है। और घाना बर्ड सेंचुरी अभी हमने पढ़ा था भरतपुर के अंदर है, ये एक्वेटिक माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं यहाँ पर मिलते हैं। मानस है एट फुल हिल्स ऑफ द हिमालय, असम में ही हमें मिलती हैं ये। तारोबा है जो नागपुर के अंदर है, चिल्का जो उड़ीसा के अंदर है। तो ये अलग अलग जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो अलग अलग एरियाज के अंदर हैं और अलग अलग एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व्स इन इंडिया, कंजर्वेशन रिजर्व्स में अगर हम पढ़ें कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, ये भी ध्यान रखना है आपको, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती हैं, owned by the government particularly the areas adjacent to the national parks and sanctuaries and those areas which link one protected area with another। यानी कि दो एरियाज के बीच का जो जोन होगा जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपने बेस पर डिक्लेयर कर सकती है वही कंजर्वेशन रिजर्व कहलाएगा, ठीक है। कम्युनिटी रिजर्व्स कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी हमें ध्यान रखना है। इन एनी प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड, किसी कम्युनिटी बेस पर जो है इस एरिया को डिक्लेयर किया जाता है कंजर्वेशन या रिजर्व के अंदर। नॉट कंप्राइज्ड विद इन अ नेशनल पार्क, सेंचुरी or a conservation reserve where an individual or community has volunteered to conserve wildlife in its habitat। यानी कि ये किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया से जुड़ा हुआ नहीं होता है, इंडिविजुअली कोई भी कम्युनिटी जो है अपने लेवल पर जो है इन एरियाज को प्रोटेक्ट करने का, कंजर्व करने का जिम्मा लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। कम्युनिटी रिजर्व्स आर डिक्लेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग फोना, फ्लोरा and traditional or cultural conservation values and practices. As in the case of conservation reserve, the rights of people living inside a community reserve are not affected। यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया के रहने वाले लोग ही उस एरिया को प्रोटेक्ट करने का, कंजर्व करने का काम करते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व्स protected a larger area of natural habitat, often including one or more national parks or sanctuaries। यानी कि comparatively एरिया में ज़्यादा होते हैं ये, या तो इसके अंदर नेशनल पार्क्स एक दो हो भी सकते हैं, सेंचुरीज भी हो सकते हैं इसके अंदर। along with the buffer zones that are open to some economic uses। अब यहाँ पर एरियाज बनाए जाते हैं जैसे 3 बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, कोर जोन। तो बफर जोन में जो है एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, ट्रांजिशन जोन जो है यहाँ पर परमिशन लेके एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, जैसे हंटिंग है, गैदरिंग है, जो भी इकोनॉमिक यूज़ के लिए यूज़ करना होता है वो इसमें किया जाता है। कोर जो इनर मोस्ट एरिया है वहाँ पर अलाउड नहीं है किसी भी तरह की ह्यूमन इंटरफेरेंस। Protection is granted not only to the flora and fauna of the protected region but also to the human communities who inhabit these regions and their ways of life। यानी कि सिर्फ फ्लोरा एंड फोना की ही नहीं, उस पर्टिकुलर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर अगर कोई कम्युनिटी रह रही है, ह्यूमन कम्युनिटी रह रही है, तो उसको भी प्रोटेक्ट या कंजर्व किया जाता है कि उनका जो लाइफस्टाइल है, जो उनके रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको इफेक्ट ना किया जाए।
So these are the areas meant for conservation of biodiversity, that is plant, animals, microorganisms, and they also help to maintain the culture of that area. Biosphere reserve may also contain other protected areas like national parks and sanctuaries. जैसे पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क, जिसमें हम सतपुड़ा की बात कर रहे हैं, नेशनल पार्क यहाँ पर इंक्लूड है, और साथ ही 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसके अंदर है कौन सी, बोरी एंड पंचमढ़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। So the Indian government has established 18 biosphere reserves in India. 11 of the 18 biosphere reserves are a part of World Network of Biosphere Reserve based on UNESCO's Man and the Biosphere Reserve (MAB) program to promote sustainable development. This program was initiated by UNESCO in 1971. ठीक है, तो ये टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया के, और इनमें से जो हम बात करें शुरू जो 11 हैं, ये क्या है, MAB द्वारा, यानी कि मैन एंड द बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है यूनेस्को द्वारा 1971 में चलाया गया था, उसके अंडर चलाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की। जैसे हमने पढ़ा कि जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं, तो यहीं पर कुछ स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। इसी तरीके से जो प्रोजेक्ट टाइगर है, जो 1973-74 में लॉन्च किया गया था, और ये हमारा वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल कंजर्वेशन वेंचर्स इन द रिसेंट टाइम। हमारा जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंजर्वेशन वेंचर ये हमारा रहा है। और अगर हम इसकी बात करें, एन एस्टिमेट ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया एट टर्न ऑफ द सेंचुरी प्लेस द फिगर अप टू 40,000। अगर जो हम देखें, जो हमारा टाइगर्स की जो नंबर है वो बढ़कर कितना हो गया है, 40,000 तक पहुंचा दिया गया है। और सब्सिक्वेंटली द फर्स्ट एवर ऑल इंडिया टाइगर सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1972। जो फर्स्ट टाइगर सेंसस हुआ था, यानी कि जो टाइगर्स की जो जनसंख्या का अनुमान लगाया गया था, कैलकुलेशंस की गई थी, वो कब की गई थी, 1972 में, और तब सिर्फ 1827 टाइगर काउंट किए गए थे। ठीक है, 1827 ही हैं जो टाइगर बताए गए थे। इनिशियली 9 टाइगर रिजर्व्स वर एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट स्टेट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1973-74। ये जो हमारा शुरुआती टाइम पीरियड था, इसमें 9 टाइगर रिजर्व जो हैं वो एस्टैब्लिश किए गए थे। और अब अगर हम बात करें तो हम जैसे हैं जो रिजर्व्स हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो हम इसको थोड़ी सी यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा गया है। इन 1973 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड प्रोजेक्ट टाइगर फॉर कंजर्विंग इट्स नेशनल एनिमल द टाइगर। Consequently, tiger reserves were established working on a core buffer strategy. The core areas have the legal status of a national park or sanctuary, whereas the buffer or peripheral areas are a mix of forest and non-forest land managed as a multiple use area. जैसा भी मैंने आपको बताया था कि ये जोन्स हमारे बच जाते हैं। जो बफर जोन है, यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो अलाउड होती हैं, लेकिन जो इनर मोस्ट कोर एरिया है यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होंगी। देयर आर 50 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया विच आर गवर्न बाय प्रोजेक्ट टाइगर विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के द्वारा आज जो है वो 50 टाइगर रिजर्व जो एस्टैब्लिश हो चुके हैं, जहां 1973-74 में 9 टाइगर रिजर्व थे, और 1972 की जब हम बात करें वहां पर सिर्फ 1827 टाइगर काउंट किए गए थे, और आज हम देखें तो ये 40,000 के करीब जो है हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टाइगर रिजर्व। यहीं पर हम बात करते हैं अब अपनी रेड डेटा बुक की। ये एक सोर्स बुक है जहां पर इन सारे स्पीशीज जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए अलग अलग बुक है, और एक कलर्ड कोडेड इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर, यानी कि कलर के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। ये देखते हैं हम कलर कोडिंग क्या है इनकी। The source book which keeps a record of all endangered animals and plants. The red data book contains colored coded information sheets which are arranged according to the extinction risk of many species of subspecies. Black represents species which are confirmed to be extinct. जो black color है वो क्या बताता है, जो black color से जो भी species mention की गई हैं वो species extinct हो चुकी हैं। Red presents species that are endangered. Red खतरे की घंटी होती है ना, तो जो endangered species हैं वो हमारी red होती हैं। Amber color जो है ये उन species के लिए whose status is considered to be vulnerable, यानी कि जो सुभेद्य हैं, जिनको बहुत जल्दी नुकसान पहुंच सकता है। White is assigned for species that are rare.
जो रेयर स्पीशीज होती हैं उनके लिए वाइट कलर है। ग्रीन फॉर स्पीशीज दैट वर फॉर्मली एंडेंजर्ड बट देयर नंबर्स हैव स्टार्टेड टू रिकवर। ग्रीन कलर में उन स्पीशीज को मेंशन किया जाता है जो पहले एंडेंजर्ड थी, लेकिन एफर्ट्स के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू इन स्पीशीज को अब रिकवर कर लिया गया है। और ग्रे कलर जो है, the species that are classified as vulnerable, endangered or rare but sufficient information is not available to be properly classified। ये जो जिनके बारे में प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जिसकी हमारे पास नहीं है, उन्हें हम ग्रे में मेंशन करते हैं। इनको हम वल्नरेबल में भी काउंट कर रहे हैं, एंडेंजर्ड में भी कर सकते हैं, रेयर किसी भी कैटेगरी में इनका हो सकता है, लेकिन प्रॉपर क्लासिफिकेशन हमारे पास इनका नहीं है। उन स्पीशीज को हम ग्रे में काउंट करते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जो अलग अलग टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, या हम अगर कहें कि रेड डेटा बुक है, कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, इनकी ज़रूरत क्यों है, इनके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, इन सब के बारे में हमने स्टडी किया। बहुत बेसिक सा चैप्टर था, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स को आप यूज़ करें, पोस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।